अस्सलाम वालेकुम। बर्लिन्स गेस्ट हाउस कैंप सिंकी से 5 ब्लॉक के फासले पर था। अहमद जान ने वहाँ अकबी हिस्से में मेज़ रिजर्व करा ली थी। वो महंगा रेस्टोरेंट था मगर बैठकर सुकून से बात की जा सकती थी। सारा का जी चाहा कि काश वो अहमद के साथ अकेली होती। उसने मशरक़ी बर्लिन में बहुत थका देने वाला वक्त गुजारा था। फिर डिनर से पहले अपने स्वीट में वो भी मसरूफ़ रही थी। उसने पामीला को फ़ोन करके हिटलर के आर्ट करियर की फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी कैर खौफ के लिए और थर्ड रेश में आर्किटेक्चर की फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी कैर खौफ और अहमद जा के लिए आज रात कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवाने की हदायत की थी। फिर इसने ओबरसार्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी में एंड्रियो ओबरसार्ट को फ़ोन किया था। एंड्रियो को सर रहमान याद थे। उसने ताज़ियत के बाद बताया था कि वो ये काम बसदे शौक अंजाम देगा। उसने कहा कि इस काम के लिए वो मुख्तसर नोटिस पर तरबियत याफ्ता अमले का बंदोबस्त कर सकता है और काम की निगरानी वो खुद करेगा। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी बांधी और नीलम का जेवरात का सेट पहना। टोवा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अहमद जा की निगाहें सारा के दिलकश सरापा का तवाफ कर रही थी। सारा ने अहमद जा से कहा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें तलाश किस चीज़ की है। हिटलर के आर्किटेक्ट अल्बर्ट एस्पायर ने 10 मावनीन अपने साथ रखे थे। मैं इनमें से बेशतर का काम शनाख्त कर चुका हूँ, मगर इनमें से एक के मुतालिक मुझे मालूम नहीं। बस इतना जानता हूँ कि इसने पूरे जर्मनी में हिटलर के लिए पनाहगाहें बनाई थी ताकि हिटलर जंग के दौरान सफ़र करे तो इन्हें इस्तेमाल कर सके। मेरा ख्याल है मैं समझ गई हूँ कि तुम किन पनाहगाहों की बात कर रहे हो, सारा ने कहा। जंग शिद्दत पकड़ गई तो हिटलर अंडरग्राउंड रहने को तरजीह देने लगा। अल्बर्ट स्पीयर ने अपने अहल तरीन मावन रोडी जेल्डर नामी जवान आर्किटेक्ट को इन बंकर्स को डिज़ाइन और तमीर करने का काम सौंपा था। वो तय खाने थे जिन पर बमबारी का असर नहीं हो सकता था। रोडी जेडलर, अहमद जान ने दोहराया, गोया मुझे उस शख्स के नक्शों की ज़रूरत है। जैगनबर्ग में जंगल के नीचे पहाड़ी के दामन में ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह जेडलर ने तमीर कराई थी। ऐसा ही एक हेडक्वार्टर फ्रेडबर्ग में भी था। तुम्हें इनके मुतालिक मालूम है? नहीं सारा, ये मेरे लिए नई इमारतें हैं, अहमद जान ने कहा। फेवरर बंकर जिसमें हिटलर और ईवा ब्राउन ने जंग के आखिरी अयाम गुजारे, वो भी जेडलर ही का डिज़ाइन करता था। सारा ने अपनी बात जारी रखी। फेवरर बंकर बहुत ज़्यादा ज़ेर ज़मीन था। इसके 2 लेवल थे। हिटलर और ईवा के प्राइवेट स्वीट बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में थे। फेवरर बंकर का टॉप 6 फीट मट्टी और 11 फीट कंक्रीट से ढका हुआ था। इसकी मजबूती को जहन में रखो तो मानना पड़ता है कि इसे बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया था। इसके कुछ रफ स्केच हैं मेरे पास, लेकिन असल ब्लूप्रिंट नहीं है, अहमद जान ने बताया। और मुझे नहीं मालूम था कि इसके आर्किटेक्ट का नाम रोडी जेडलर है। बहर कैफ इन ज़ेर ज़मीन स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन मुझे इससे लेने हैं। तुम्हारे ख्याल में वो ज़िंदा होगा? इम्कान तो यही है। 1.5 साल पहले पापा ने उससे इंटरव्यू लिया था, यहीं मगरबी बर्लिन में। टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नंबर मिलेगा? नहीं, बेशतर पुराने नाजियों के नंबर लिस्टेड नहीं हैं। मुझे याद है कि पापा को उसे ढूंढने में खासी दुश्वारी हुई थी, लेकिन जेडलर ने ताउन बहुत किया था। उसका पता मुझे बता सकती हो? ये कोई मसला नहीं। ऑक्सफोर्ड में हमारी फ़ाइलों में इसका फ़ोन नंबर और पता मौजूद है। इजाज़त हो तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से मालूम करूं फ़ोन करके? सारा मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने पूरी आर्किटेक्चर फ़ाइल मंगवा ली है, कल दोपहर तक पहुंच जाएगी। अहमद जान ने बेसाख्ता सारा का हाथ थाम लिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सारा, वो बोला। काश मैं इसका कोई सिला दे सकता। सारा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, मगर फिर अचानक से इसे एक ख्याल आ गया। हाँ, मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त के लिए तुम कुछ कर सकते हो, सारा ने कहा और उसे निकोलस कैरखौफ के मसले के मुतालिक बताया। अहमद, इमारतें तुम्हारा मौजू है, तुम आर्किटेक्ट हो, मुझसे ज़्यादा तुम इसकी मदद कर सकते हो, उसने आखिर में कहा और अपने पर्स में से हिटलर की रोगनी तस्वीर का फ़ोटोग्राफ निकाल कर दिखाया। अहमद जा कुछ देर फ़ोटो को देखता रहा, फिर उसने कहा, तुम्हें यकीन है कि यह हिटलर ने पेंट की है? माहिरीन यही कहते हैं। अहमद जा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ऐसी कोई इमारत याद नहीं, म्यूंख, फ्रैंकफर्ट, हम्बर्ग या कहीं भी और। मेरे पास इन तमाम इमारतों की तस्वीरें हैं जो हिटलर ने तमीर कराई थी, लेकिन यह इमारत इन सरकारी इमारतों के स्टाइल की है जो हिटलर ने चांसलर बनने के बाद बनवाई। मैंने ऐसी कोई इमारत कई बार देखी है, मगर कहाँ? वो फ़ोटो देखते हुए जहन पर जोर देता रहा। ऐसी इमारतें हिटलर ने बर्लिन में अपने इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में बनवाई थी। बर्लिन? लेकिन ये हिटलर की पेंट की हुई तस्वीर है, सारा ने कहा। हिटलर ने लेंस, वियना और म्यूंख में
पेंटिंग की, बर्लिन में कभी नहीं की। अहमद जा की नज़रें फ़ोटो पर जमी थीं। कुछ भी हो, मुझे यकीन है कि यह इमारत बर्लिन ही की है। तब तो कैरखौफ खुद भी इसे बर्लिन में तलाश कर सकता है। टोवा ने पहली बार मुदाखलत की। बहुत मुश्किल है, अहमद जा बोला। जंग के आखिरी दिनों में इत्तेहादियों की बमबारी और फिर रूसियों की ज़मीनी यलगार ने बेशतर सरकारी और सनती इमारतों को तबाह कर दिया था, और इस वक्त बर्लिन में 2.5 लाख से ज़्यादा इमारतें थीं। इनमें 30,000 पूरी तरह तबाह हो गईं। 20,000 को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। 1.5 लाख इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाली इमारतें तकरीबन सब की सब सरकारी इमारतें थीं। इस बात का इम्कान कम ही है कि यह इमारत मौजूद होगी। अचानक उसने सारा से पूछा, ये फ़ोटोग्राफ चंद रोज़ के लिए मैं ले लूँ? मैं अपने पोर्टफोलियो में चेक करूँगा। ज़रूर, लेकिन कल मैं इसे अपनी आने वाली फ़ाइल से भी चेक कर लूँ, सारा ने जवाब दिया। इस दौरान वो खाने से फारग हो चुके थे। टोवा ने कहा, मिस रहमान, तुमने मिस्टर जा की बड़ी फ़राक दिली से मदद की, कैर खौफ के साथ भी ताउन कर रही हो, लेकिन तुम खुद तो मरकज़ हो। तुमने अपने बारे में अब तक हमें कुछ भी नहीं बताया। सारा एकदम मुख्तात हो गई। सब जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसने कहा। जिस बायोग्राफी को मेरे वालिद तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, मुझे इसे कुछ फिनिशिंग टच देने हैं। कैसे फिनिशिंग टच? टोवा ने जैसे पीछे पड़ जाने का तखय्या कर लिया था। अहमद जान ने सारा को अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजा। इस मुस्कुराहट के सामने सारा खुद को पिघलता महसूस करने लगी थी। मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, अहमद जा के लहजे में बेतकल्लुफ़ी थी। मुझे बताओ ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारा खुद इसे सब कुछ बता देना चाहती थी। वो मुस्कुराहट अब तक के उसके वजूद को जगमगा रही थी, लेकिन वो टोवा से खाइफ थी। टोवा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? उसने कहा। यह बेहद खुफिया मामला है। तुमने मुझसे वादा किया था कि आज की पूरी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होगी। बेफिक्र रहो मिस रहमान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सारा ने कहा। फिर उसने इन्हें हर हिटलर के सिलसिले में अपने 5 साल के काम के मुतल्लिक बताया। इतनी पेचीदा बायोग्राफी को लिखना बड़ा दुश्वार और असाब शिकन काम है, अहमद जान ने हमदर्दाना लहजे में कहा। बेहद मशहूर कुन काम है, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुश्किल बस एक लिहाज से है, जब एक शख्स दूसरे की ज़िंदगी की जुज़ियात और तफसीलात को मरकज़ बनाता है तो वह इसे अपने जैसा इंसान समझने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हिटलर इंसान नहीं, एक खौफनाक दरिंदा था। इसके तजादात हला देने वाले हैं। इसकी ज़िंदगी की नॉर्मल हकीकतें इसकी सरगर्मी से मेल नहीं खाती हैं। इसके अहद में 30 अकूबदी कैंप थे जिनमें मौत तकसीम की जाती थी। 60 लाख अफराद वहाँ अजियत से जिए और अजियत से मरे। इनकी उंगलियों से सोने की अंगूठियाँ और दांतों से सोने के खोल उतार लिए गए कि ख़जाना भरा जाए। इन्हें जलाया गया तो इनकी राख फर्टिलाइज़र के लिए बेची गई। दूसरी जंग अजीम में इसकी वजह से 2 करोड़ इंसान लुकमाए अजल बने। इसे इंसानों की तकलीफ का ना एहसास था, ना इससे गर्ज थी। इसने बर्लिन के सबवेज में पानी छोड़ दिया। ये ना सोचा कि हज़ारों इंसान डूब मरेंगे। बर्लिन के 16 रोज़ा ला हासिल दिफा में इसने लाखों फौजियों को झोंक दिया। इसने अहमद जा को बहुत गौर से देखा। एक ऐसे शख्स की मुफस्सल बायोग्राफी लिखना इस एतबार से मुश्किल है कि इसकी इंसानी खसूसियात से सिर्फ नज़र भी नहीं किया जा सकता और इन पर यकीन भी नहीं आता। वो अपने एलिमिनेशन कुत्तों से मोहब्बत करता था, दूसरे लोगों के छोटे बच्चों से प्यार करता था। वो गोश्त नहीं खाता था, सब्जी खोर था। वो तंबाकू नोशी नहीं करता था, उसे अपनी माँ से इश्क था। इट हैपेंड वन नाइट जैसी फिल्में वो बार बार देखता था और लुत्फानंदोज होता था। कैसी अजीब बात है कि इतना जालिम दरिंदा भी इंसान था। इसका बायां बाजू और हाथ लरजता था। इसकी दाहिनी आंख बिनाई खो बैठी थी। पार्किंसन के मर्ज से लड़ने के लिए वो दवाएं खाता रहता था। इन तजादात का कोई क्या करे। वो ईवा ब्राउन से कितनी मोहब्बत करता था, इसकी ज़रूरियात पर कितनी तवज्जो देता था। वो इसे स्कीइंग नहीं करने देता था कि वो अपनी टांग ना तुड़वा बैठे। वो इसे गुसल आफ्ताबी नहीं करने देता था, कहीं इसे जिल्द का सरतान ना हो जाए, जिसके लिए इसने पेरिस से परफ्यूम्स मंगवाई। ये छोटे छोटे नरमो नाजुक इंसानी एहसासात और औसाफ, और दूसरी तरफ 60 लाख इंसानों का कत्ल, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। इनमें माएँ भी थी और बाप भी, बेटे बेटियां भी और पोते पोतियां भी। वो बेबस थे और उन्हें हलाक कर दिया गया। इसने तवक्कुफ किया और गहरी सांस ली। सॉरी अहमद, तुमने पूछा था, मुझे जवाब देना था। अब मैं सोचती हूँ कहीं वो पूरी दुनिया को अपनी खुदकुशी के ड्रामे से बेवकूफ़ तो नहीं बना गया, कहीं वो सज़ा से तो नहीं बच निकला। अहमद जा हैरत से उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है हिटलर ने 45 में खुदकुशी नहीं की थी? हाँ, इसका इम्कान है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मुझे मालूम करना है। फिर इसने डॉक्टर थेल का नाम लिए बगैर
اسے اس کے خط کے بارے میں، اپنے پاپا کے رد عمل اور پھر ان کی موت کے بارے میں، اور پھر ڈاکٹر تھیل سے اپنی ملاقات اور گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے ہٹلر کی بتیسی اور نقشین پتھر کے لاکٹ کے بارے میں بتایا۔ آخر میں اس نے پروفیسر اوٹو بلو باغ سے کھدائی کی اجازت کے سلسلے میں اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ یہ ہے چکر، اسے سرگوشی میں کہا، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ احمد جا اور ٹووا سحر زدہ اسے دیکھ رہے تھے۔ آخرکار ٹووا نے زبان کھولی۔ ہٹلر اور ایوا براؤن صوفے پر مرے پڑے تھے، انہیں باہر لا کے متعدد گواہوں کے سامنے جلایا گیا۔ اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گی؟ میرا خیال ہے جنہوں نے خودکشی کی وہ ان دونوں کے ڈبل تھے، ان کے خام شکل۔ ہٹلر اور ایوا بچ نکلے تھے۔ ہٹلر کا ڈبل؟ ٹووا نے دہرایا۔ یہ تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر مجھے کھدائی کی اجازت مل گئی تو میں یہ ثابت کر دوں گی۔ اب میں ہٹلر کے ڈبل کے امکان پر تحقیق کروں گی۔ ٹووا نے کہا، میں اخباری رپورٹر ہوں، یہ کام میرے لیے دشوار نہیں۔ سارا نے ہونٹ بھینچ کر کہا، ابھی یہ میڈیا سٹوری نہیں ہے، میرے پاپا کا انجام یاد رکھنا۔ میں تمہیں کسی طرح خطرے میں نہیں ڈالوں گی، ٹووا نے وعدہ کیا۔ میں تو حقیقت سامنے لانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ سارا، میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، احمد جان نے کہا۔ شکریہ احمد، مدد کی تو مجھے ضرورت ہے، سارا بولی۔ لیکن میں تمہیں پھر یاد دلا دوں کہ میرے پاپا بھی حقیقت کی جستجو میں یہاں آئے تھے اور اب وہ ہم میں نہیں ہیں، لہٰذا… وہ کہتے کہتے رکی اور پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ محتاط۔